स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे वेरी इम्पोर्टेंट लास्ट मिनट रिवीजन बुक जो कि सेमिनार में दी गई थी डैम्स में। उसी का रिवीजन करेंगे। इस बुक में क्या क्या है खास ये सब कुछ देखेंगे हम, ठीक है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, कार्डियक सिस्टम, इंडोक्राइन, आई, ईयर, स्किन, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रीनल सिस्टम, ऑन्कोलॉजी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, जीआईटी, पीडियाट्रिक नर्सिंग, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब्जेक्ट है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, सबके बारे में रिवीजन करेंगे। अब सबसे पहले है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में क्या इम्पोर्टेंट की पॉइंट है जो हमको नोटशीट एग्ज़ाम के लिए याद रखते हैं। तो सबसे पहला है वो वियोलेशन ऑफ सिविल लॉ एजेंट पर्सन और पर्सन्स variety is choice। फिर सेकेंड है इंटेंशनली हार्मफुल और ऑब्सेसिव कंटेंट टू अदर कैनो एज असोल्ट। हाँ, अगर कोई हमें हार्म पहुंचाता है, वैसे अच्छे नोट्स है ना। टोल्ड किसको बोलते हैं, असोल्ट, बैटरी, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो टोल्ड का मतलब क्या हो गया, जब कोई वायलेंस और सिविल लो एजेंट पर्सन हमारी तरह प्रॉपर्टी को हार्म पहुंचाता है तो उसको टोल्ड बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो ये देखो, ये शुरू में इतनी इम्पोर्टेंट बुक हो चुकी है, ठीक है ना। फिर सेकंड क्या है, असोल्ट। असोल्ट का मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनली, ये हॉस्पिटल सेटिंग में होता है पेशेंट के साथ में। इंटरनेशनली हार्मफुल और ऑफेंसिव कंटेंट टू अदर इज कैनो एज असोल्ट। किसी के साथ हार्मफुल और ऑफेंसिव कंटेंट टू अदर इज कैनो असोल्ट बोलते हैं। बैटरी किसको बोलते हैं, इंटेंशनली, ये इंटरनेशनली नहीं था, सॉरी, है ना। इंटेंशनली किसी को टच कर लिया हो, इंटेंशनली टचिंग टू अदर विदाउट कंसेंट इज कैनो एज बैटरी। बैटरी का मतलब हो गया किसी व्यक्ति को उसकी इजाज़त के बिना छूना, बैटरी कहलाता है। जैसे कि कोई हॉस्पिटल में कोई व्यक्ति भर्ती था और उसको इंजेक्शन लगाना था, लेकिन हमने उसको बिना पूछे, उसको बिना बताए अगर हम उसको इंजेक्शन लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बैटरी। बैटरी हो गया किसी पर्सन को बिना उसकी मर्जी से टच करना, उसको बैटरी बोलते हैं, ठीक है। फिर है पब्लिकेशन ऑफ false statement to damage a person reputation is deformation of characterize, यानी किसी पर्सन की झूठी बातें फैलाना पब्लिक में अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, डिफामेशन। क्या बोलते हैं, डिफामेशन का एक कैरेक्टराइज है वो, ठीक है। फिर है फर्ड is purposefully persistention of false fact, यानी पर्पसफुली कोई मतलब कोई उसके पीछे कारण है और फिर उसको फैलाने को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लड, FRAUD, फ्लड इज पर्पसफुली presentation of false fact when a person invents
फिर क्या है, व्हेन ए पर्सन इन्वेड्स प्राइवेट, व्हेन ए पर्सन कोई भी पर्सन है, व्हेन ए पर्सन इनवाइट्स, देखो वापस बोल रही हूँ, व्हेन ए पर्सन इनवाइट्स प्राइवेट मतलब प्राइवेट एफर्ट्स ऑफ अदर्स पर्सन इज कैनो एज इंट्यूशन, यानी कि किसी भी पर्सन की प्राइवेट चीज़ों को अदर पर्सन को बताने को क्या बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते, क्या बोलते हैं, इंट्यूशन। फिर है पब्लिकेशन ऑफ हर्टफुल, मतलब पब्लिक में क्या करना है, हर्टफुल, पब्लिक के अंदर अगर हर्टफुल या एम्बेरसिंग और फॉल्स, मतलब झूठा, ऑफेंसिव फैक्ट अबाउट द पर्सन प्राइवेट लाइफ इज कैनो एज पब्लिक डिस्क्लोजर, यानी कि किसी भी व्यक्ति की प्राइवेट चीज़ों को या प्राइवेट बातों को पब्लिक के अंदर बताने को बोलता है पब्लिक डिस्क्लोजर, बातों को खोल देना उसको बोलते हैं डिस्क्लोजर। फिर है व्हेन एयर या व्हेन एयर unutilized commonly use of a person name and image without his or her knowledge and approval is known as एप्रोप्रिएशन, क्या बोलते हैं उसको, एप्रोप्रिएशन, यानी कि किसी भी व्यक्ति का ये अप्रूवल से पता चल जाएगा, एप्रूवेशन बोलते हैं नेम और इमेज को विदाउट हिज और हर नॉलेजेबल। फिर एनी एक्शन और प्रोसीजर, एनी एक्शन, कोई भी एक्शन और प्रोसीजर दैट फील, एनी एक्शन और प्रोसीजर दैट फील below the standard of care is come under नेग्लिजेंसी का मतलब क्या होता है, एनी एक्शन, कोई भी हमने एक्शन नहीं लिया, कोई भी प्रोसीजर उसमें क्या हो गया, गलत हो गया, तो वो नेग्लिजेंसी है। कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में हम ध्यान नहीं दिया, हमने मेडिसिन देना भूल गए और हमने सही से पेशेंट की केयर नहीं की, उस वजह से पेशेंट गिर गया और नीचे पानी गिरा हुआ था और पेशेंट उठ रहा था, मतलब घूमने के लिए थोड़ा सा बेड से, ताकि डीवीटी ना हो उसके पाँव में, तो उस वजह से वो जैसे ही उठा और वो गिर गया, हमको पता था वहाँ पानी है, तो ये क्या है, नेग्लिजेंसी, हमें ध्यान रखना चाहिए था ताकि पेशेंट गिरे ना, तो इसको बोलते हैं नेग्लिजेंसी। एनी एक्शन और प्रोसीजर दैट फॉल्स बिलो द स्टेटमेंट ऑफ केयर इज कम अंडर द नेग्लिजेंसी, अगर हम केयर नहीं करते हैं तो वो नेग्लिजेंसी में आता है। फिर है माल प्रैक्टिसेस इन एनी, फिर है माल प्रैक्टिसेस इन एनी unreasonable lack of skills and knowledge to perform professional डिसीज। इसका मतलब क्या हुआ, माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि लेक ऑफ नॉलेज या लेक ऑफ स्किल्स, किसी चीज़ की हमें स्किल्स नहीं है, जैसे कि इंजेक्शन लगाना हमें नहीं आता है और हमने उस चीज़ को लगा दिया, हमें आता नहीं है फिर भी हमने लगा दिया, और अगर वो गलत लग गया, अगर सही लग गया तो अच्छी बात, अगर गलत लग गया तो वो माल पर प्रैक्टिस में आता है, और नहीं लगाना आता तो वो गलत ही लगेगा। माल प्रैक्टिसेस इन अनरीजनेबल यानी कि कोई रीज़न नहीं होता है उसका, अनरीजनेबल लेक ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज टू परफॉर्म प्रोफेशनल ड्यूटीज़,
प्रोफेशनल ड्यूटी में हम जब अननॉलेजेबल या हमारी स्किल्स नहीं होती है तब हम कोई काम कर देते हैं, उसको माल प्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्राइम इज इन इंट क्राइम का मतलब होता है कि कोई भी मतलब क्राइम इज़ ए इंटरनेशनल रॉन्ग दैट वायलेंट सोशल लॉ। क्राइम का मतलब होता है कोई भी इंटरनेशनल या कोई भी हम अपने देश में कोई भी रॉन्ग काम करने गलत काम करते हैं जो सोशल के खिलाफ हो, सोसाइटी के खिलाफ हो, वायलेंस तरीका हो, तो उसको क्राइम बोलते हैं। जैसे कि किसी को मार देना, मर्डर कर देना और किसी के साथ गलत व्यवहार करना जिसको हम जानते भी नहीं, तो ये सब क्राइम में आता है। चोरी करना, ये सब क्राइम है, ठीक है। फिर है फेलोडी या इसको फिलोनी बोल सकते हैं। फिलोनी FELONY। फिलोनी इज़ ए क्राइम ऑफ सीरियस नेचर। ये सीरियस नेचर वाला क्राइम है। कौन है? फिलोनी। फिलोनी इज़ ए क्राइम ऑफ सीरियस नेचर। मिस डिटरमाइंस, फिर क्या है? MIS मिस डिमेंस। मिस डिमेंसेस इज क्राइम ऑफ लेस सीरियस नेचर। जो ये क्राइम, ये फेलोनी है, ये तो क्राइम था सीरियस नेचर का, और मिस डेमिंसियन इज क्राइम इज लेस सीरियस इन नेचर, ये थोड़ा कम है, लेस है ये। फिर है गुड स्मार्टेशन लो। गुड स्मार्टेशन लो। प्रोटेक्ट HCP इज एडमिनिस्टर ऑफ फर्स्ट एड। मतलब एक अच्छे HCP की क्या है कि उसके पास में फर्स्ट एड हो। गुड स्मार्टेशन लो प्रोटेक्ट मतलब उसके पास प्रोटेक्ट में क्या होना चाहिए? फर्स्ट एड होना चाहिए। फिर है 6 राइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर। कौन कौन से होते हैं? पेशेंट राइट होना चाहिए, राइट पेशेंट, राइट डोज, राइट टाइम, राइट ड्रग और एंड ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर इज़ मोस्ट कॉमनली। सबसे ज़्यादा हम कौन सी ड्रग एडमिनिस्टर लेते हैं? जो मुंह के द्वारा दी जाती है, ओरली। फिर है कन्विंसेंट एंड लेस एक्सपेंसिव। ये क्या होती है? मतलब इसको कहीं पे भी ले जाया जा सकता है कंसियसली, और ये लेस्ट स्पेसिफिक मतलब खर्चे में भी कम होती है गोली। लीस्ट एक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती, इसका ख़रीदना आसान होता है। फिर है इंट्राओसम इंजेक्शन आर गिवन इनटू बोन मेरो। जो इंट्राओमस OSSEUS इंट्राओमस मतलब कि OSSEOUS आ जाए। अगर ये स्पेलिंग दिख जाए, ये मीनिंग दिख जाए एग्ज़ाम में, और तो ये इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? तो बोन मेरो में, याद रखना। फिर है इंट्राथिकल या वैसे स्पाइन नहीं देंगे, इंट्रा स्पाइन तब तो पता चल जाएगा, स्पाइन कैविटी में देंगे, तो ये नाम आ सकता है इंट्राथिकल। फिर है IV बॉटल शुड बी हैंड अबाउट, मतलब IV बोतल को हम कितना लगाते हैं? IV बोतल को शुड बी हैंडल अवे 18 से 24 इंच या फिर 25 इंच की हाइट तक हम रख सकते हैं, है ना। 18 आए, 24 आए या 25 आए, नॉर्मली 25-24 इसका आंसर है। 18 से 24 पे भी हम दे सकते हैं, ठीक है। फिर भी IV पोटेशियम इन्फ्यूज़न शुड बी वेरी स्लो, अदरवाइज इट मे बी कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। हमेशा जो पोटेशियम का जो इंजेक्शन होता है उसको क्या करना चाहिए? वेरी स्लो देना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर सकता है?
वो अगर हम स्लो नहीं देते हैं, एकदम से बोलस पुश कर देते हैं उसको, तो एकदम से मरीज की जान जा सकती है, हाथों हाथ मरीज वहाँ पे मर सकता है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है पेशेंट को। तो हमें उसे बचाने के लिए जब भी हम IV पोटेशियम इन्फ्यूज़न करें तो हमें वेरी स्लो करना चाहिए, अदरवाइज ही मे बी कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट। ठीक है। 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट इज़ अक्यूरेंट बाय वाटर। 60% जो हमारे में वाटर होता है, 60% ऑफ टोटल बॉडी 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट इज़ एक्यूडेड बाय वाटर। एक्यूडेट वाटर, अगर किसी भी व्यक्ति में 60% वाटर है तो ये एक्यूरेट वाटर है उसकी बॉडी में। नॉर्मल सीरम ऑस्मोटी लेवल, नॉर्मल जो सीरम ऑस्मोटी लेवल होता है, नॉर्मल सीरम ऑस्मोलिटी इज़ 280 से 995, 280 टू 295 होती है MO/MS पर kg ऐसे होती है। फिर है हाइपोकेलीमिया। हाइपोकेलीमिया क्या करता है? कैलीमिया यानी कि पोटेशियम का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा? हाइपोकेलीमिया, हाइपोपोटेशियम। पोटेशियम अलग है, कैलियम अलग है। हाइपोकेलीमिया क्या करता है? हाइपोकेलीमिया कैन कोज इनवर्ड T wave ST depression and prominent U wave on ECG, और hypocalcemia causes hyperactive reflexes। जब कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तब क्या हो जाएगा? हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस, पॉजिटिव टोनस एंड चोवास्टिक साइन। क्या हो जाएगा? हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्सेस दिखाई देंगे, पॉजिटिव टोनस एंड चोवास्टिक साइन होगा। हाइपर कैलीमिया कोज डिक्रीज डीप टेंडन रिफ्लेक्स। हाइपर कैलीमिया, अगर वापस कैल्शियम का लेवल बढ़ जाए तो डिक्रीज हो जाएगा, जो डीप टेंडर रिफ्लेक्स था वो उसका लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हाइपर पायरेक्सिया का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर का अवे होना किससे? 105 यानी कि 105 डिग्री से ज़्यादा होना। वैसे हाँ, इसको बोलते हैं हाइपर पायरेक्सिया। ठीक है, फ़ारेनहाइट में। फिर है सीवियर पायरेक्सिया, टेम्परेचर इज़ बिटवीन, मतलब हाइपर पायरेक्सिया तो 105 था, सीवियर क्या हो जाएगा? सीवियर जो 103 से लेके 105 से भी ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलेंगे। फिर है कॉफ़ी ग्राउंड स्टमक, ये बोल रहा है कॉफ़ी ग्राउंडेड स्टमक एस्पिरेट डिनोट ओल्ड कलेक्टेड ब्लड इन स्टमक। मतलब अगर कॉफ़ी जैसा ब्लड हो, मतलब कॉफ़ी COFFEE, कॉफ़ी ग्राउंडेड स्टमक एस्पिरेट डिनोट ओल्ड कलेक्ट ब्लड इन स्टमक। ब्राइट रेड ब्लड यानी कि चमकीला, मतलब ब्राइट मतलब होता है चमक एक टाइप की। ब्राइट रेड ब्लड एस्पिरेट डिनोट फ्रेश ब्लड फ्रॉम ईसोफेगस एंड स्टमक। अगर ब्राइट रेड कलर दिखे तो एस्पिरेट किया गया है, अभी की ब्लीडिंग है वो कहाँ से आई? ईसोफेगस और स्टमक से। और कॉफ़ी यानी कि थोड़ी पुरानी जैसी हो तो वो ओल्ड ब्लड को बताएगी स्टमक के अंदर। ठीक है। फिर है डीकैनुलेशन क्या होता है? डीकैनुलेशन इज़ द प्रोसीजर ऑफ रिमूव ऑफ टेक्स्टोमी। जो टेक्स्टोमी होती है उसको रिमूव करना क्या बोलते हैं? डीकैनुलेशन बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखने की है। फिर है LP शुड बी डन इन बिटवीन 3-4 लंबर वर्टिब्रा। ये कॉलम गलत लिख दिया,
कॉलम नहीं, लंबर वर्टिब्रा। जो हम लंबार पंक्चर करते हैं ना, वो कहाँ करते हैं, 3 से 4 जो लंबर, ये छपने में गलती हो गई है, सी की जगह एल की जगह सी जप गया, ठीक है। 3 से 4 होती है मोस्ट कॉमनली, हम वहाँ करते हैं लंबार पंक्चर, ठीक है। ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ड्यूरिंग इन्फेक्शन क्या है, ड्यूरिंग इन्फेक्शन प्रोटीन, ड्यूरिंग इन्फेक्शन प्रोटीन वैल्यूज़ इन CSF डिक्रीज़। अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तब हमारा जो CSF हो जाता है उसमें क्या हो जाता है, जो CSF होती है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, और जो उसके अंदर WBC होती है उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। इन्फेक्शन के दौरान CSF में प्रोटीन की वैल्यू बढ़ जाती है। ड्यूरिंग इन्फेक्शन प्रोटीन वैल्यू CSF डिक्रीज़, प्रोटीन डिक्रीज़ हो जाएगा और जो WBC है वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर है ड्यूरिंग इन्फ्यूज़न, ये तो हो गया। फिर है नॉन रीब्रेदर मास्क, फिर क्या है, नॉन रीब्रेदर मास डिलीवरी हाईएस्ट टू 0 कंसंट्रेशन। जो नॉन रीब्रेदर मास होता है, जो मतलब ऑक्सीजन को डिलीवर करता है हाईएस्ट मात्रा में, 0 to कंसंट्रेशन 95 से लेके 100%, अदर देन इंट्यूबेशन से ये कर देता है ऑक्सीजन डिलीवरी। फॉर इफेक्टिव स्टेरिलाइजेशन के लिए